आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था नीलकंठ और यह कहानी कक्षा 7 की पुस्तक वसंत से ली गई है। इस कहानी के लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। अभी तक हमने इस कहानी के 2 भाग पढ़ लिए हैं और हमने पढ़ा था कि इस कहानी में लेखिका मतलब महादेवी वर्मा ने एक मोर और मोरनी का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा के घर में बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी हैं और अब महादेवी वर्मा अपने घर में एक मोर और मोरनी को लेकर आती हैं। और हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरह से जो मोर और मोरनी अब बड़े हो रहे हैं, उनका एक चमत्कारिक रूप से विकास हो रहा है। और अब जब जितनी भी जीव जंतु हैं, अब मोर उनका सेनापति और उनका संरक्षक बन गया है। अब जो मोर है, लेखिका ने मोर का नाम नीलकंठ रखा था और मोरनी का नाम राधा रखा था। तो नीलकंठ अब किस तरह से सारे जीव जंतु पशु पक्षियों की रक्षा करता था और उनकी देखभाल करता है, साथ ही साथ अगर वो गलती करते तो उन्हें सजा भी देता था। तो चलिए अब हम इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नीलकंठ आगे क्या करता है। तो ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। तो हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो नीलकंठ था वो सारे जीव जंतुओं की रक्षा करता था। तो ऐसे ही एक दिन एक सांप एक जाली के भीतर मतलब अंदर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। तो अब जो सांप है वो सारे जीव जंतु पशु पक्षियों का शिकार करता है, इसलिए जो सारे जीव जंतु वह सांप के डर से इधर उधर भागने लगे और छिपने लगे। केवल एक शिशु का मतलब होता है बच्चा, तो एक खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। और जब एक दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें एक सांप जाले के भीतर आ गया और जितने भी जीव जंतु थे वे उससे डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल रहा था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। तीव्र का अर्थ होता है तेज। तो लेखिका बता रही हैं कि जब सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ रखा था और उसने निगलने के प्रयास में उसका आधा शरीर का हिस्सा अपने मुंह में दबा रखा था और जो उसका आधा भाग जो बाहर था उसका स्वर मतलब उसकी आवाज इतनी तेज नहीं थी कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था और जो मोर था वह एक दूर ऊपर झोले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। मंद का अर्थ होता है धीमा स्वर मतलब धीमी आवाज। तो जो नीलकंठ था वह चौकन्ना रहता था और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करता था। तो अब नीलकंठ ने ही उस खरगोश के बच्चे की आवाज को सुनाई दिया और वह पूंछ समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया और वह तुरंत ही नीचे आ गया। जब नीलकंठ के कानों ने सुना कि एक खरगोश का बच्चा धीमी स्वर में एक मदद मांग रहा है तो वह तुरंत उसकी मदद करने आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। और लेखिका ने बताया है कि जो नीलकंठ नाम का जो मोर था वह कितना ज्यादा समझदार था। तो उसने अपनी सहज चेतना से ही समझ लिया होगा कि अगर वो सांप के फन पर चोट मारेगा तो उससे खरगोश का बच्चा भी घायल हो जाएगा। इसीलिए उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। प्रहार का मतलब होता है वार, उस पर हमला। तो जो मोर था उसने सांप को फन के पास उसके अपने पंजों से दबाया और अपनी चोंच से उस पर इतने ज्यादा वार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेत सा वह वहीं पड़ा रहा। और जब मोर था वो खरगोश के बच्चे को बचाने आया तो उसने अपनी चोंच से सांप को इतना ज्यादा प्रहार उस पर वार किया कि वह अधमरा हो गया। और जैसे ही सांप ने खरगोश के बच्चे को छोड़ा तो वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। अब जो मोरनी थी जिसका नाम था राधा, तो वो जानती थी कि जो नीलकंठ है वह सब संभाल लेगा और अब
खरगोश के बच्चे को बचा लेगा। तो राधा ने इसलिए उसे कोई सहायता की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन वह अपनी मंद मंद आवाज मतलब धीमी आवाज से किसी असामान्य घटना की सूचना उसने सभी को दे दी थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। मतलब अब जो राधा थी उसने धीरे धीरे स्वर में अब सबको बुला लिया था। तो सबसे पहले माली जो वहां के बगीचे की रक्षा करता देखभाल करता वो आया, और फिर लेखिका और उनके घर वाले आए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उष्णता देता रहा। उष्णता का मतलब होता है गर्मी। तो अब जो नीलकंठ था जिसने उस खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया था और उसने अब सांप को मार दिया था, और जब वो सांप मर गया था तब वह उस खरगोश के बच्चे के पास गया और उसे रात भर उसकी देखभाल की और उसे अपने पंखों के नीचे उसे गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि जो शिव जी हैं उनके पुत्र थे कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जी का वाहन था मोर। तो लेखिका यहाँ पर मोर की प्रशंसा करते हुए कह रही हैं कि कार्तिकेय ने मतलब ईश्वर प्रभु कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन मतलब अब जब भी वो युद्ध करने जाते थे तो उनका वाहन मोर बनता था। तो युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर का कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। और जो मोर है वह कला का प्रिय एक वीर पक्षी है, केवल हिंसा करने वाला पक्षी नहीं है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो जो बाज और चील होते हैं हम सभी जानते हैं कि वह बहुत ज्यादा शिकार करते हैं और वह क्रूर जीव होते हैं। तो जो मोर है वह वीर एक साहसी पक्षी है और सिर्फ वो हिंसा बस नहीं है, और इसीलिए उसे बाकी सारे अन्य पक्षियों से अलग माना जाता है। तो नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। और जो नीलकंठ था वह उसमें मोर की जितनी भी जातिगत विशेषताएं होती हैं वो भी नीलकंठ में थी, लेकिन अब उसका मानवीकरण भी होने लगा था। अब वह धीरे धीरे मानव की तरह उसका स्वभाव होने लगा था। उसके अंदर दया करुणा और प्रेम के भाव भी जागृत होने लगे थे। तो मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मोर होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वह किस तरह से जब बरसात होती है तो नृत्य करता है। तो मेघों की सांवली छाया में मतलब जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो वह अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख मतलब उसके पंखों में इंद्रधनुष की तरह बहुत सारे रंग होते हैं और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो वह जब मेघों की सांवली छाया होती है तो वह अपने इंद्रधनुष जैसे खूबसूरत पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तो तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी आलक्ष्य क्षण पर ठहर जाता था। और लेखिका ने यहाँ पर मोर के नृत्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि किस तरह से जब मेघों की काली छाया आती है तो वह मोर अपनी नृत्य से सबका मनोरंजन करता है और उसका नृत्य सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। अब जो मोरनी थी जिसका नाम राधा था वह भले ही नीलकंठ के जैसे नृत्य नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, और वह नीलकंठ के चारों तरफ घूमकर अपना नृत्य का प्रदर्शन करती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। और जब नीलकंठ नृत्य करता था तब राधा जो मोरनी थी वह उसके चारों ओर घूमकर परिक्रमा करती थी और ऐसा लगता था कि जैसे वह भी नृत्य की मुद्रा में ही है। नीलकंठ ने जैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। मतलब नीलकंठ को अपने आप ही मतलब वो मोर था वह इतना ज्यादा बुद्धिमान था कि वह अपने आप ही समझ गया कि जो लेखिका महादेवी वर्मा है उन्हें उसका नृत्य बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब लेखिका बताती हैं कि नीलकंठ जो मोर था उसको अपने आप पता चल गया कि लेखिका को उसका नृत्य बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जब भी लेखिका उसके
वहां पर चिड़िया खाने में जाती तो हमेशा वो मोर था वह नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई है और हमेशा जब भी महादेवी वर्मा उस मोर के पास जाती तब वह रोज ही नृत्य के भाव भंगिमा प्रदर्शित करने लगता था। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विभूत हो उठता था। और लेखिका जो कि महादेवी वर्मा एक बहुत बड़ी लेखिका थी, साथ ही साथ वह समाज सुधारक थी और उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हुआ करते थे। और जब लेखिका अपनी चिड़िया खाने में जाती थी तब वो जो मोर था वह अपने आप ही नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता था। तो लेखिका ने बताया था कि किस तरह से जब उनके अतिथि मतलब देश विदेश से जो भी अतिथि उनके मेहमान आते थे तो किस तरह से नीलकंठ की मुद्रा मतलब नीलकंठ जब उन सबके सामने नृत्य करता तो उन सबको लगता कि नीलकंठ अपनी उनके प्रति सम्मान पूर्वक भाव प्रदर्शित कर रहा है और उन सबसे सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी और जब लेखिका के साथ जितनी भी विदेशी महिलाएं आती थी वह नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी, क्योंकि वह जैसे ही सब लोग आते तो वह उनके सामने सम्मान पूर्वक झुकता और उनके सामने ऐसी नृत्य की ऐसी मुद्रा प्रदर्शित करता कि सब लोग उससे प्रसन्न हो जाते थे। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि उसे हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि फूलों के वृक्षों से अधिक उससे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो लेखिका ने बताया है कि लेखिका ने यहाँ पर मोर जिसका नाम नीलकंठ था उसकी विशेषताएं बताई हुई हैं कि किस तरह से वह अपनी पैनी चोंच से एक भयंकर सर्प को भी खंड खंड कर सकता है, मतलब उसको भी मार सकता है। और किस तरह से वह लेखिका की हथेली पर जब वो अपनी हथेली पर भुने हुए चने रखती थी तो कितनी कोमलता से वह अपनी चोंच से उनको खाता था। और लेखिका को इस सब बात पे हंसी भी आती थी और आश्चर्यचकित भी हो जाती थी कि जब वो कि उसकी पैनी चोंच जब एक सांप को मार भी सकती है और वही चोंच से वह कितनी हौले हौले धीरे धीरे लेखिका के हथेली से भुने हुए चनों को उठा के खाता था। और लेखिका बताती हैं कि जो मोर था उसे फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्प और पल्लवित वृक्ष भाते थे और जो फल वाले वृक्ष होते थे उससे ज्यादा उसे पुष्प वाले वृक्ष अच्छे लगते थे। तो हमने अपने इस भाग में पढ़ा कि लेखिका महादेवी वर्मा जी ने हमें मोर की विशेषताओं के बारे में बताया है। अब इस कहानी का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।